नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 19 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर पे फेंसिंग बनाने की घोषणा की गई है भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसी पे कुछ विवाद उत्पन्न हो गए हैं। वहां के स्थानीय लोग जो हैं, नागालैंड और मिजोरम के कुछ लोग जो हैं वो फ्री मूवमेंट रिजीम का जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मिजोरम और मणिपुर के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, जो कुछ म्यांमार के इलाके में आते हैं, वहां से इन लोगों का सांस्कृतिक संबंध है। ठीक है, रिश्तेदारी चलती है। तो यहाँ पे कुछ जनजातियों को इनके साथ सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि कुकी के कुछ समुदाय हैं वो चीन समुदाय से माने जाते हैं। ठीक है, और म्यांमार के उस पार भी कुछ समुदाय चीन समुदाय से माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो है वो पारिवारिक संबंध होता है। इसी का विरोध किया जा रहा है लगातार जो है फ्री मूवमेंट रिजीम का। तो इसके क्या कारण है, ठीक है, और इसमें क्लियर राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच जो मुफ्त आवाजाही व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाएगा तो उससे लाभ के स्थान पे हानि अधिक होगा। मतलब क्लियर कहा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान में भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम है वो इस व्यवस्था से लागत की तुलना में लाभ अधिक था। ठीक है, ये क्लियर कहा जा रहा है कि पहले से ही जो फ्री मूवमेंट रिजीम था उससे बहुत ज्यादा लाभ है भारत और म्यांमार को। तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है आईपीसीसी। आईपीसीसी का क्लियर मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका जो अभी हाल में जो है मूल्यांकन रिपोर्ट लाया गया। पहले जो था AR6 था, अभी वर्तमान समय में AR7 लाने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें मेनली जो है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए ही लगातार जो है दिशा निर्देश जारी करने की बात की जा रही है, क्योंकि 2030 जो है बहुत ही नजदीक है और हमारा जो गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण का इरा आया उससे पहले के समय से अगर तुलना करें 1760 के आसपास से, तो उस समय से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो कम करने की बात की गई थी 2030 तक। लेकिन वैसा कम होता हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते नहीं दिख रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? और अभी जो असेसमेंट रिपोर्ट आया है उसमें लगभग 195 सदस्य देश थे। ठीक है, जिसमें 66 देशों से AR6 चक्र से मिली सीख। ठीक है, AR6 से जो सीख मिली उसके बाद AR7 का रिपोर्ट लाया गया है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या होता है AR6, क्या होता है AR7, और इस आर्टिकल में जो है वो वैश्विक स्टॉक टेक क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक, उसी को कहा जाता है GST। तो इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। AR7 क्या होता है, उसकी रिपोर्ट क्या है, और IPCC का क्या दिशा निर्देश है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इसमें मेनली जो कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी कक्षा के जो छात्र होते हैं, मेनली जो है वो प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है BEd किए हुए शिक्षक की जो एलिजिबिलिटी है उसको इन एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, अहर्ता जो है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि वही व्यक्ति प्राइमरी बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो DEd किए हो या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, या फिर DELED या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED। तो ये सारे अगर डिग्रियां उनके पास होगी तो वही एलिजिबल होंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके लिए अलग तरीके से पढ़ाना आवश्यक है। जैसे कि अच्छे तरीके से वो अक्षर बनाना सीख रहे हैं कि नहीं, मैथ्स के बारे में 1-2 सीख रहे हैं कि नहीं, उनको सिखाना जरूरी है, उनमें इंटरेस्ट पैदा करना आवश्यक है, और वो भी खेल कूद के माहौल से, ज्यादा बच्चों को प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो यही स्किल को जानने के लिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आया है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर पे फेंसिंग करने की घोषणा की गई है भारतीय गृह मंत्री के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं लाभ से ज्यादा हानि उत्पन्न कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या राय है राइटर का। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच मुफ्त आवाजाही व्यवस्था से लागत की तुलना में लाभ अधिक है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उससे लाभ अधिक है। एक राष्ट्र की पहचान, यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द लिखा गया है। इन सारे शब्दों को कम से कम आप इन सेंटेंस को राइट डाउन किया कीजिए। एक राष्ट्र की पहचान उनकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से होती है। यह केवल एक अमूर्त कहावत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माण और
निर्वाह की एक दृष्टि है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो औपनिवेशिक शासन से बाहर आया है। हम लोग जैसे ब्रिटिश के शासन से बाहर आए हैं उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। और पड़ोसी देशों और सीमाओं का जो विचार न केवल उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र राज्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित से जुड़ा था, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के हितों और उनके जो कल्पित इतिहास है उससे भी जुड़ा था। लेकिन ब्रिटिश द्वारा जो बॉर्डर बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ मैप पे बनाया गया, ठीक है, जमीनी स्तर पे उसकी जांच नहीं की गई, जिसके कारण जो है बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनका दो भागों में विभाजन हो गया, ठीक है। इसी की समस्या अभी देखी जा रही है, जो म्यांमार में और भारत के जो बॉर्डर पे दोनों आसपास में समुदाय रहते हैं उनके बीच में पारिवारिक संबंध है, और अगर फेंसिंग हो जाएगी तो इन दोनों का जो है संबंध वो विभाजित हो जाएगा, इस पे प्रभावित हो जाएगा। इसी के लिए लगातार जो है म्यांमार और मणिपुर के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी के लिए लगातार जो है वो नागालैंड और मिजोरम के द्वारा जो म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग की जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा अभी हाल ही में कहा गया है भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा। तो जब गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया कि 2018 से म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा और भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगा दी जाएगी, ठीक है, तो वह निश्चित रूप से इस विचार को नकार रहे हैं। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे इससे खुश नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इससे बहुत सी समस्याएं हैं, इसी का कारण यहाँ पे गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का घोषणा किया गया, क्योंकि यहाँ पे छिद्रपूर्ण सीमाओं ने नशीले पदार्थों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया, ठीक है। भारत में जो है बहुत ज्यादा जो है खासकर म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है म्यांमार से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। और इसके अलावा उत्तर पूर्व में विद्रोही समूहों को म्यांमार के उन क्षेत्रों में आधार स्थापित करने में भी मदद मिलता है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ विद्रोही समूह हैं अभी वर्तमान समय में जो ऐसी स्थिति बनी हुई है म्यांमार में, तो उसका फायदा भी उठाते हैं इस तरह के विद्रोही समूह, ठीक है। जहां जुंटा का अधिकार अपेक्षाकृत अस्तित्वहीन या फिर कमजोर हो गया है म्यांमार में, यहाँ पे इस तरह के विद्रोही समूह जो है उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के वो म्यांमार में जाकर उसका लाभ उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो है नस्ली दवाओं का व्यापार न केवल सीमा की सरंध्रता के कारण हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉर्डर के क्षेत्र में ही उसका प्रसार नहीं हो रहा है नस्ली क्षेत्रों का, बल्कि पूरे भारत में इस नस्ली क्षेत्रों सिर्फ और सिर्फ उस बॉर्डर के क्षेत्र में ही नशीली दवाओं का प्रसार नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो तस्करी से आए हुए नशीली पदार्थ हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका प्रसार हो रहा है। इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, खासकर स्टूडेंट्स पे, बल्कि यहाँ के जो निवासी हैं उनके सहयोग से मजबूत कानून प्रवर्तन की सापेक्ष कमी के कारण भी संभव है, ठीक है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। उसी की बात आगे हम लोग कर लेते हैं। लगातार जो है वो नागालैंड और मिजोरम के द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है फ्री मूवमेंट रिजीम का, ठीक है। म्यांमार गृह युद्ध की चपेट में है और इससे पश्चिमी क्षेत्रों सागौन और चीन राज्य जैसे राज्यों के नागरिक पड़ोसी मिजोरम और मणिपुर में शरण ले रहे, ठीक है। म्यांमार से बहुत से लोग जान बचाकर मिजोरम और मणिपुर में शरण ले रहे हैं और मानवीय राहत की मांग कर रहे हैं, ठीक है। मिजोरम के मिजो और मणिपुर में कुकी जो समुदाय जो हैं वो चीन समुदाय से संबंधित हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं जो म्यांमार के सीमा क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। इसी के लिए इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्फाल घाटी में भी लगातार जो है वो फ्री मूवमेंट रिजीम का जो है मैताई बहुसंख्यकों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने अवैध प्रवासन के मामले में चीन शरणार्थियों के मणिपुर में प्रवेश को बढ़ावा दिया, ठीक है। मैताई बहुसंख्यक ने अवैध प्रवास जो हो रहा है म्यांमार से, खास के चीन शरणार्थियों का मणिपुर में उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है व्यापार और वाणिज्य के लिए कम आबादी वाली सीमा 16 किलोमीटर के भीतर नागरिकों की आवाजाही के एक औपचारिक व्यवस्था के रूप में फ्री मूवमेंट रिजीम की संस्था बनाई गई है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक संकेतक है, ठीक है। यह भी लाभकारी है भारत के एक्ट ईस्ट नीति के लिए, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। तो यह उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति भी थी जो जातीय संबंध साझा करते थे लेकिन औपनिवेशिक रूप से खींची गई सीमाओं से विभाजित थे। अभी हम लोगों ने बात किया जो ब्रिटिश द्वारा इस तरह का अव्यावहारिक सीमा बनाया गया, बॉर्डर बनाया गया विभिन्न देशों के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में। इसी कारण जो है इन जातीय संबंध जो है वो विभाजित हो गए और इस शासन को उलटना और उखाड़ फेंकना, पहाड़ों जंगलों में स्थित सीमा पर
बाड़ लगाने की विशाल कवायद जो है वो गलत प्राथमिकताओं का मामला है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें कहा जा रहा था जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इंडिया और म्यांमार के बीच में, उसको एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, व्हाट आर आईपीसीसीज असेसमेंट रिपोर्ट, मतलब कि आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसका जो असेसमेंट रिपोर्ट आया है उसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो 1988 के बाद से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ने 6 मूल्यांकन रिपोर्ट दिए हैं, जिसमें 3 विशेष रिपोर्ट और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की गई, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अनुमान लगाने और उसको कम करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो आईपीसीसी के 6ठे मूल्यांकन चक्र से 3 रिपोर्ट जो है वो 2021-22 में प्रकाशित की गई। ये जो दस्तावेज है इसमें 195 देशों के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कहा जाता है यूएनएफसीसी का हिस्सा है, जिसमें मुख्य बातें कही गई विज्ञान, परिणाम, अनुकूलन और भेद्यता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के समन, ठीक है, पहलुओं की जांच करते हैं। और इन वर्षों में इन रिपोर्टों के इस तथ्यों की पुष्टि की जाती है कि यह जो लगातार जो है हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो मनुष्यों का है, जो हमारा जो मानवीय कृत है, इसी कारण जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हमें सीमित करने की आवश्यकता है। यही पूरा रिपोर्ट है जो कहा गया था 6th रिपोर्ट में। तो हालिया रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो 6ठी आकलन रिपोर्ट, उसी को कहा जाता है AR6, ने चेतावनी दी कि दुनिया के औसत सतत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का समय, जैसा कि पेरिस समझौते में कहा गया था, ठीक है, वो अब समाप्त हो रहा है। 2030 का लक्ष्य रखा गया था और हम अनुकूलन सीमाएं का उल्लंघन करने के करीब है। हमें दिखता नजर आ रहा है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले हैं, और इसने जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने और प्राकृतिक प्रणालियों, मानव निर्मित प्रणालियों और समुदायों में अनुकूलन और लचीलापन बनाने के लिए कुछ विकल्प और रणनीतियों का सुझाव भी दिया जा रहा है, जिससे लगातार जो है हम अपने टेम्परेचर को कम करने में कामयाब हो सके। तो AR6 के विश्लेषण रिपोर्ट के बाद आईपीसीसी ने कहा कि उसका जो अभी हाल ही में AR7 का रिपोर्ट भी आएगा। ठीक है, AR6 संश्लेषण रिपोर्ट के बाद आईपीसीसी ने आईपीसीसी ब्यूरो का चुनाव करने का 7वां चक्र AR7 शुरू किया। तो जनवरी 2024 में ब्यूरो के सदस्यों ने बजट संबंधी मुद्दों, विभिन्न रिपोर्टों के लिए समय सीमा, ठीक है, AR7 की बात की जा रही है, और कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए पहली बार तुर्की में मुलाकात हुई। ठीक है, AR7 के लिए, और विशेष रिपोर्ट की आवश्यकता है, जिसके लिए 195 सदस्य देशों में से 96 देशों से जो AR6 में कमियां रह गई थी मिली सीख और प्रस्तुतियों को समेकित करते हुए पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। उसी के मूल्य का एक पेपर तैयार किया जाएगा, जिसमें हम लोग जान पाएंगे कि क्या कमियां रह गई, जिसके कारण जो है हम लोग टेम्परेचर कम करने का जो लक्ष्य रखे थे 2030 तक, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस पेपर में सदस्य देशों द्वारा 2028 में संपन्न होने वाले दूसरे वैश्विक स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, के लिए आईपीसीसी से पर्याप्त इनपुट सुनिश्चित करने की सिफारिश पर भी जोर दिया जा रहा है। तो यह पेपर जो है वो 7वें मूल्यांकन चक्र में कार्यक्रम के लिए विकल्प तैयार करेगा, और जिसका शीर्षक है, जिसमें प्रकाशन के विकल्पों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, शीर्षक के ही ध्यान रखेगा AR7। और इस रिपोर्ट को गुच्छों में क्लस्टर करने के तरीकों और उनके पेशेवरों और जो उसके विरुद्ध भी बात कर रहे हैं, इस पर संपूर्ण रूप से जो चर्चा में शामिल हुए थे अभी तुर्की में। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं जीएसटी क्या होता है, ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में दुनिया की प्रगति का आकलन करने के लिए यूएनएफसीसी, ये नाम कुछ याद रखिएगा, यूएनएफसीसी और आईपीसीसी, ठीक है, हर 5 साल में, तो यूएनएफसीसी जो होता है वो हर 5 साल में एक ग्लोबल स्टॉक टेक आयोजित करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है यूएनएफसीसी द्वारा लागू किया जाता है।
तो जीएसटी सामूहिक प्रगति को मापने, कमियों की पहचान करने और जलवायु करवाइयों मतलब कि क्लाइमेट एक्शंस का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करने का एक तंत्र है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पहला जो है जीएसटी जो है 2022 में शुरू हुआ था और 2023 में यूएनएफसीसीसी में कॉप 28 में समाप्त हुआ। ठीक है, और पहला जो जीएसटी पाठ था जिस पर सदस्य देशों ने पिछले साल दुबई में कॉप 28 में सहमति व्यक्त भी की थी। इसने आईपीसीसी ने से अनुरोध भी किया था कि उन तरीकों पर विचार करे जिससे उनके काम को बाद के स्टॉक टेक के साथ जोड़ा जा सके। और दूसरा जो जीएसटी 2028 में देय है और सदस्य देशों, ठीक है, अभी पहला तो 2024 में तुर्की में भी हो चुका है और दूसरा जो है वो अभी 2028 में होगा। ठीक है, तो सदस्य देशों ने आईपीसीसी से अपनी AR7 मूल्यांकन रिपोर्ट पहले प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। इसी की बात की जा रही है AR7, ठीक है, जिससे कि प्लैनेट की दशा, ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको मापने में हम लोग सक्षम हो सके और उसको कैसे कम किया जाए। जब सही डेटा हमें प्राप्त हो जाएगा तभी तो हम आगे का योजना बना पाएंगे। अब देख लेते हैं AR7 से जुड़ा कुछ बातें। ठीक है, तो तुर्की में आईपीसीसी ब्यूरो द्वारा पूर्ण मूल्यांकन और संश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें 3 कार्य समूहों की रिपोर्ट दी गई और एक संश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल किया गया। तो इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो एक नए साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध समय, जलवायु मॉडल चलाने के लिए आवश्यक समय, कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के साथ जुड़ाव का समय और आईपीसीसी तकनीक सहायता इकाइयों और लेखों पर लगाए गए तनाव पर विचार किया गया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो 2 कार्य प्रणाली रिपोर्ट जो है वो अल्पकालिक जलवायु प्रेषक जैसे मीथेन और कार्बन इमिशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा, उनके प्रभावों और अनुकूलन पर तकनीकी दिशा निर्देश को संशोधित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो कुछ मुख्य बातें ध्यान रखिए क्या क्या रेखांकित किए जा रहे हैं। ठीक है, जलवायु से संबंधित सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कारण है। ठीक है, जैसे फिलॉसफी में कहा जाता है ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। कोई भी कार्य अगर हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। अगर इस तरह अनियंत्रित हो गया है हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है तो उसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, जानेंगे पहले कैसे बढ़ा है, तभी तो हम जानेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। जबकि देशों में 28 विषयों पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, वह जलवायु परिवर्तन और शहरों पर केवल एक ही रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो शहर हैं उन पर एक ही रिपोर्ट तैयार करेगा, कम से कम रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिससे विश्लेषण करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो रिपोर्ट के लिए समय सीमा क्या तय की गई है, तो देशों ने यह भी कहा है कि छोटा चक्र समूह से समझौता कर सकता है क्योंकि विंडो में पर्याप्त नए शोध पत्र प्रकाशित अभी भी नहीं हो पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी समझौता हो सकता है AR7 के रिपोर्ट में। और जलवायु में परिवर्तन को पूरी तरह से समझने के लिए मॉडलिंग के प्रयास भी अधूरे रह सकते हैं। तो कई सदस्य देशों ने यह भी कहा है कि जो सीमित समय सीमा कम प्रतिनिधित्व वाले देशों में व्यक्तियों और संस्थानों के साथ जुड़ाव को जटिल बनाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता था कि मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में समय सीमा पर निर्णय जो है अभी भी लंबित है और आईपीसीसी के 61वें सत्र के लिए लाया जाएगा। हालांकि विशेष और कार्य प्रणाली रिपोर्ट जो है वो 2027 में प्रकाशित की गई। AR7 का जो रिपोर्ट है 2027 में प्रकाशित की गई, मेनली 2028 से पहले प्रकाशित करने की बात की जा रही। यह था पूरा का पूरा रिपोर्ट जिसमें कहा गया है आईपीसीसी से संबंधित कि क्या मूल्यांकन किया गया है। हर एक चीज को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, जिसमें यूएनएफसीसी का बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उसके बाद जीएसटी का बहुत बड़ा रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टॉक टेक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एक निर्णय जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षण को एक नया स्वरूप दे सकता है। मेनली जो है प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो बीएड किए हुए लोग हैं, बीएड किए हुए शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं इनएलिजिबल है। ठीक है, इसी की मुद्दा यहाँ पे इसमें पूरा का पूरा बात किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत ही सही तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से कोई भी चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक निर्णय जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षण को एक नया स्वरूप देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बीएड ग्रेजुएट्स इनएलिजिबल फॉर प्राइमरी स्कूल टीचिंग, क्लियर कह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यह भी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन नॉट ओनली इंक्लूड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बट ऑल्सो
क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, सही गुणवत्ता का शिक्षा भी प्राप्त करना जो है फंडामेंटल राइट है हमारा। तो अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए बीएड की डिग्री को प्राथमिक स्कूली शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना, ठीक है, और स्कूल के इस स्तर के लिए प्रासंगिक डिग्री की डिप्लोमा होनी बहुत ही आवश्यक है, जिसमें डीएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईएलईडी, ठीक है। ये कुछ डिप्लोमा करने की बात की गई थी, खास के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी में आगे कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसी को कहा जाता है एनसीटीई, इसी की पहल की बात की जा रही है। तो इसी की पहले की अधिसूचना को रद्द कर दिया है कि बीएड डिग्री की जो स्वीकार्यता थी खासकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसे रद्द कर दिया गया है। और यह उस पेशे के संबंध में एक छोटी सी बात लग सकती है, जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जा सकता है कि यह बहुत आकांक्षात्मक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय है जिसका भर्ती और नीति मतलब इसका भविष्योन्मुखी प्रभाव पड़ेगा और प्राइमरी स्कूल के बच्चे को सिखाने में आसानी होगी। हम लोग सही तरीके से समझा पाएंगे जो व्यक्ति इस तरह का डिप्लोमा करके टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसी में कहा जाता है कि मिडिल और हाई स्कूल के लिए जो सब्जेक्ट वाइज टीचर रखे जाते हैं विषय शिक्षक होने की तुलना में प्राथमिक कक्षाओं में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, युवा छात्रों को पढ़ाना अपनी आवश्यकताओं में काफी भिन्न है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता या फिर इसी को कहा जाता है FLN मतलब कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को समझना और सभी छात्रों को इसी तरह से डिजाइन करने और शामिल करने में सक्षम बनाना, ठीक है, मेनली जो है सही तरीके से, क्योंकि उनका जो है वो फाउंडेशन तैयार होता है बचपन में। तो हम में से लगभग सभी भूल गए हैं कि हमने संख्या प्रणाली को पढ़ना या उसमें हेर फेर करना कैसे सीखा। इसलिए इन दक्षताओं को पढ़ाना भावी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को इस चरण के लिए विशेष शिक्षक शिक्षा यानी पे यहाँ पे इसी को कहा जाता है सोटेर मतलब कि स्टेट ऑफ टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, ये नाम याद रखेगा। सोटेर किससे संबंधित है, इसी को कहा जाता है विशेष शिक्षक शिक्षा यानी कि डीएड या फिर डीएलडी या फिर बीएलडी के माध्यम से सिखाने की बात की जा रही है प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। तो आवश्यकताएं क्योंकि बहुत ज्यादा अलग होती है खास के प्राइमरी बच्चों की, इससे आत्मकथात्मक स्मृति के माध्यम से एक सही तरीके से सिनारियो बनाकर बताया जाता है जिससे बच्चे आसानी से समझ सके, ठीक है। आजकल देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे कि बहुत से छोटे छोटे बच्चों को गाना गाकर सिखाया जा रहा है, ठीक है, या फिर चुटकुले सुनाकर सिखाया जा रहा है। तो उस तरह से अभ्यास कराकर कि बच्चों को भी ज्यादा मन लगे, मेनली जो है वो पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरह के नए नए रूप अपनाए जाते हैं। इसी की बात इसमें कही जाती है। इसे आत्मकथात्मक स्मृति के माध्यम से पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। बच्चों के लिए प्यार और अच्छा संचार कौशल पर्याप्त नहीं है और किसी भी तरह से बीएड की डिग्री जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्कूल के ऊपर के छात्रों को विषय पढ़ाने का होता है, तो शिक्षकों को इसके लिए तैयार नहीं करती। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 न केवल व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता पर बल्कि पढ़ाने के लिए उचित योग्यता पर भी जोर देता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। और फिर 15 साल बाद हमने पाया कि बीएड योग्यता वाले स्नातकों को स्कूल, ठीक है, इतना ज्यादा विश्लेषण करने के बाद ही ये रिपोर्ट लाया गया है, 15 साल तक इसको विश्लेषित किया गया, उसके बाद ही पाया गया कि बीएड योग्यता प्राप्त जितने भी शिक्षक हैं उसको स्कूल के इस चरण के लिए नियोजित किया जाना जरूरी है या नहीं, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि जो सॉर्टेड 23 है इसी को कहा जाता है शिक्षकों शिक्षण और शिक्षक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चला है कि लगभग 90% शिक्षकों के पास किसी न किसी प्रकार की व्यावसायिक योग्यता है और 10% उसके पास व्यावसायिक योग्यता नहीं रखते, जिसमें से 61% जो है वो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस समूह के 61% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। हालांकि जब यह उचित योग्यता के मुद्दे संबंधित है तो यह एक अलग तस्वीर खींचता है, रेखांकित करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले केवल 46% शिक्षकों के पास, ठीक है, जो प्राथमिक कक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मात्र 46% टीचर्स के पास डीएलडी का डिप्लोमा किया हुआ कोर्स है, ठीक है, उसका अनुभव है जिससे वो अच्छे से पढ़ा सके। और इस चरण में 30% शिक्षकों के पास जो है वो बीएड की डिग्री और 10% के पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है, ठीक है। तो इसी में सुधार करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिस्टम में आ गई इन विसंगतियों को ठीक करने की बात की जा रही है। सबसे पहले देश में अच्छी गुणवत्ता वाले डीएड, डीएलएड, बीएलएड, ठीक है, कार्यक्रमों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता की गई है, प्राइमरी स्कूल में बेहतर शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो डीआईईडी क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जब देख लेते हैं कि डीआईईडी का बहुत ही स्थिति खराब है, जहां 59% जो छात्र हैं वो 150 में मात्र 86 अंक ला रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। जबकि स्ववित्त पोषित जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें मात्र जो है वो 31% छात्र जो है वो 150 में 70 मार्क्स ला रहे हैं और उससे उत्तीर्ण हो रहे हैं। देख रहे हैं कितना ज्यादा क्वालिटी गिरा हुआ है प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है। तो सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कम से कम 50% छात्र उत्तीर्ण होने में सफल रहे हैं और स्ववित्त पोषित क्षेत्रों के केवल 7% ही जो हैं वो सफल हो पाए। तो ये देख सकते हैं स्थितियां। तो बेहतर छात्र सरकारी वित्त पोषित संस्थानों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल में माता पिता ज्यादा अच्छे स्कूल्स में नहीं डालना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि हमें सरकारी स्कूल्स की जो गुणवत्ता है वो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। तो इसी में आगे कहा जाता है और ये संस्थान संभवतः अधिक प्रभावी ढंग से, अधिक नियमित रूप से और कम भ्रष्टाचार के साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इस तरह का बेहतर परिणाम भी दिख रहा है और अभी सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे क्षेत्र के लिए भी चिंताएं हैं, ठीक है। केवल 14% योग्य उम्मीदवारों का जो औसत है मात्र जो है वो 60% या उससे अधिक है और गणित में कम औसत अंक आते हैं। 46% चिंता का कारण बना हुआ है, ठीक है। और उम्मीदवारों के उच्च गुणवत्ता और शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है बच्चों को मैथ्स में ही होता है, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है कि सरकारी सहायता की क्या क्या बात की जा रही है जिससे प्राइमरी स्कूल को बेहतर किया जाए। तो उसी का एक एग्जांपल दिया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है। इस क्षेत्र में सरकारी समर्थन और नवाचार को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बीएलएड जैसे कार्यक्रम ने इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए, जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो इस तरह का दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बीएलएड जैसा डिप्लोमा को कराया जाए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर टीचर्स बन सके। हाल ही में घोषित एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा तैयारी को विश्वविद्यालय द्वारा लाया गया, जिससे कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में लाने के सफल मॉडल का विस्तार की संभावना अधिक हो गई, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष में हम लोग जान लेते हैं। तो इसी में कहा जाता है कि जो बीएड धारकों को संपूर्ण डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दोबारा नामांकन कराए बिना व्यावसायिक विकास प्राप्त करने और प्राथमिक विद्यालय शिक्षण के लिए विश्वसनीय प्रमाण पत्र भी लाने के लिए आगे बात की जा रही है, ठीक है। तभी जाकर वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकेंगे। तो सॉर्टेर 2023 सर्वेक्षण से पता चला है कि डीएलएड में नामांकित 4% छात्रों के पास पहले ही बीएड की डिग्री थी और उसके बाद ही इन्होंने डीएलएड से डिप्लोमा किया है। तो अधिकांश विकसित देश जो है वो शिक्षण पेशे में कई रास्ता पेश करते हैं। तो यह मानते हुए कि शिक्षक बनने का निर्णय भी विभिन्न चरणों में हो सकता है और प्रणाली में विभिन्न जीवन अनुभव वाले शिक्षकों के होने का भी महत्व होता है। इसलिए 2 वर्षीय बीएड उन परिपक्व और अधिक उम्र के छात्रों के लिए आकर्षक है जो करियर बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2023 में क्या घोषणा किया गया था। तो देश में शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, टीचिंग एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, शिक्षक और शिक्षण पर मदन मोहन मालवीय जी के राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है। इस योजना का अंततः 5 सितंबर को अनावरण किया गया, लेकिन निराशाजनक रूप से इसमें केवल उच्च शिक्षा में संकाय विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। तो इसी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है। तो कुछ महीनों में पूर्ण बजट आने की उम्मीद है, ठीक है। जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा, नया सरकार बन जाएगा, उसके बाद ही जो है पूर्ण बजट आएगा। तो उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर व्यापक तरीके से प्रतिक्रिया देगी और इस क्षेत्र में नवाचार के लिए अधिक सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन के माध्यम से प्राथमिक और प्रारंभिक चरण की शिक्षक शिक्षा, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन को मजबूत करने के लिए आवंटन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। मेनली जो है इसमें राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचर्स की आवश्यकता है जो
बीएड किए हुए टीचिंग के लिए लोग होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अहर्ता नहीं रखते हैं। इसके लिए एक स्पेशल डिप्लोमा करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो करेंट अफेयर्स है और यूपीएससी 2024 के पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, चार या फिर चपोरी क्षेत्र खबरों में था, तो क्या होता है इसका सबसे अच्छा विवरण, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा विवरण जो है, चापोरी क्षेत्र जो उसे कहा जाता है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के नदी क्षेत्रों या द्वीपों का जो है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आइसलैंड है उसी को कहा जाता है चार या चौपारी एरिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगातार जो है वो बाढ़ और कटाव का लगातार खतरा भी विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर विकास के कार्य किए जा रहे हैं तो बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण जो है कटाव होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS-COP14 में पार्टियों के 14वें सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक एकल प्रजाति कार्य योजना को अपनाया गया है। तो किस प्रजाति के लिए जो है इस तरह का एकल कार्य योजना अपनाया गया है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हॉर्सबिल कछुआ। तो हम लोग देख लेते हैं एकल प्रजाति कार्यबल क्या होता है, ठीक है। यह जो है वो अफ्रीकी और यूरेशियन प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर समझौता के तहत विकसित प्रमुख उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, यह प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों को अनुकूल संरक्षण स्थिति में बहाल करने के लिए समन्वित उपायों को लागू करने के उद्देश्य से लाया जाता है। और इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रजातियों की सीमा वाले राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि स्पेसीज से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं यूपीएससी में, इसी तरह से इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टैक के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इंटरफेस का उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। इंडिया स्टैक में ओपन एपीआई की 3 परतें होती है, पहचान, भुगतान और डेटा। तीसरा स्टेटमेंट है, अभी इसका उपयोग केवल विकासशील देशों के लिए एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। जैसे पहला स्टेटमेंट सही है, इंडिया स्टैक जो है यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसी को कहा जाता है, एपीआई का सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इंटरफेस का उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। और इंडिया स्टैक में ओपन एपीआई की 3 परतें हैं, पहचान, भुगतान और डेटा, इसलिए पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और इंडिया स्टैक जो है इसे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर उभरता हुआ विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो, इसलिए इसमें क्लियर कहा जाता है, इसमें कहा गया था केवल विकासशील देश, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कीमर्स के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मोहल्लों में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियस और कीड़ों के लार्वे को खाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, IUCN के अनुसार इसे लुप्त प्राय स्थिति प्राप्त किया गया है, ठीक है, रेड लिस्ट में ये जो है लुप्त प्राय है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश ने प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत भारतीय स्कीमर्स, जिसे भारतीय कैची बिल भी कहा जाता है, को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव किया है, ठीक है। इंडियन स्कीमर जो है वो पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से बड़ी रेतीली तराई वाली नदियां, झीलों और निकटवर्ती दलदली क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। और ये रेड लिस्ट में लुप्त प्राय हैं, इसलिए ये भी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयला गैसीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोयला गैसीकरण के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह सीन गैस के उत्पादन की प्रक्रिया है, एक मिश्रण जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प होता है। उसके बाद दूसरा कथन है, सीन गैस का उपयोग जो है वो बिजली उत्पादन के लिए, ऊर्जा कुशल ईंधन, सेल प्रौद्योगिकी में या फिर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए
रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में किया जाता है। अभी देख रहे हैं कि अभी 2023 के पीटी में यूपीएससी का देखे थे, लगातार जो है वो असर्शन रीजन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोयला का गैसीकरण, ठीक है। तो असर्शन रीजन से संबंधित भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। इसमें सिंपली कहा जाता है कि कोयला गैसीकरण जो है वो सीन गैस के उत्पादन की प्रक्रिया है, एक मिश्रण जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प शामिल होते हैं। कोयला और पानी, वायु और ऑक्सीजन गैसीकरण एक गैसीफायर में होता है, आमतौर पर एक उच्च तापमान या फिर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर वाला बर्तन, जहां ऑक्सीजन और भाप सीधे कोयले या अन्य फीड सामग्री से संपर्क करते हैं, जिससे कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जो फीड को सीन गैस और राख या स्लैग में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें सीन गैस का उपयोग जो है वो बिजली उत्पादन के लिए और ऊर्जा कुशल ईंधन सेल प्रौद्योगिकी में या फिर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को ईंधन देने में उपयोग करने के लिए हाइड्रोजन भी निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब